Hello everyone. In today's video lecture, we will be continuing with male reproductive system. हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स यानी कौन कौन से ऑर्गन जो हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हैं वो स्टडी किए थे और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की थी। ह्यूमन मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस हमने स्टडी की थी। आज जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है पुबर्टी में, यानी कि ह्यूमन मेल में वो एज होती है 12 to 13 ईयर्स। इस एज में ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब पुबर्टी आती है तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लिखते हैं GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। अब जो ये लेवल इंक्रीज़ हो गया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का, ये किस पे एक्ट करता है? एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ग्लैंड, कह लो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोफिन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। आपने जब नर्वस सिस्टम किया होगा +1 में, तो आप देखना कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ना, ज़्यादातर उसको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो जैसे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है जिसमें 2 आते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल, उनको रिलीज़ कराने के लिए एक अलग हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है। तो इन दिस वे वो कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को। दोबारा बोल रही हूँ, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। वो एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे और सिक्रीट करता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो कि 2 होते हैं। फर्स्ट वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? वो लेडिग सेल्स की बात की थी ना, मैंने कहा था कि देखो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि एक जो है हमारा कंपार्टमेंट होता है। जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, एक लोब्यूल में ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अब अगर एक ऐसे ट्यूब है और उसका हम ये वाला पोर्शन देखें, ये क्या होता है? TS और LS में आई होप आपको फ़र्क अभी तक पता होगा। +1 में हम प्लांट जब मोर्फोलॉजी एनाटॉमी स्टडी करते हैं या एनिमल करते हैं, तो उसमें हम डायग्राम्स के आगे लिखा होता है कि ये वर्टिकल सेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, या ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ऐसे ही जो हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अरेंज होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, वहाँ पे बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जो हैं लेडिग सेल्स होते हैं, और ये लेडिग सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। ये तो हम बात कल ही कर चुके थे। लेकिन लेडिग सेल्स को एंड्रोजन सिक्रीट करने के लिए सिग्नल कौन देता है? LH। और LH सिक्रीट हो इसके लिए सिग्नल कौन देता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अब एंड्रोजन जब सिक्रीट हो जाएंगे तो वो फैसिलेट करेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन बचा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो क्या करता है? ये हमारी सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, और कुछ सर्टोली सेल्स को कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करने में हेल्प करता है, जो कि याद रखना, जो कि हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। अगर लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो याद होगा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है। जो लास्ट स्टेप होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें स्पर्मेटिड स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है,
क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसकी भी लिस्ट हम देख चुके हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प के लिए सर्टोली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। और सर्टोली सेल्स को हेल्प कौन करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप ये अभी आपको क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये चार्ट की हेल्प से बताया हुआ है। फर्स्ट हाइपोथैलेमस है, उसने सिक्रीट किया है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें किसी हार्मोन का नाम दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है कि ये कहाँ सिक्रीट होता है, अगर उसमें रिलीजिंग वर्ड है ना तो वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। जैसे नाम पता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स का हम ऐसे ही रखते हैं कि इसने गोनेडोट्रोफिन रिलीज करवाने में हेल्प की, तो इसका नाम ही हमने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रख दिया। तो कई बार बच्चे पिट्यूटरी भी लगा ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, उनको लगता है कि हाँ गोनेडोट्रोफिन तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, नहीं, लेकिन हम गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की बात कर रहे हैं। तो अब हाइपोथैलेमस ने जब GnRH सिक्रीट किया, उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क किया, 2 हार्मोन उसने सिक्रीट किए। फर्स्ट वन इज follicle stimulating hormone and second is what? luteinizing hormone। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक्ट किया लेडिग सेल पे। तो अच्छी बात ये है कि LL, अगर हमें आगे कन्फ्यूज़न हो कि LH सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है कि लेडिग सेल्स पे वर्क करता है, तो LL से हमें याद रहेगा कि हाँ वो तो लेडिग सेल्स पे वर्क करता है। और लेडिग सेल को एंड्रोजन, जो कि ह्यूमन मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी सिक्रीशन में हेल्प करता है। अब FSH, इस S से हम मान सकते हैं कि ये सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है। काम 2 करता है। पहला कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को भी कंप्लीट करवाता है। दूसरा, ये एक और फैक्टर सिक्रीट करता है, इनहिबिन। यहाँ पे नाम दिख रहा है और इनहिबिन नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट क्या करेगा? ये नेगेटिव, ये जो वर्ड आ रहा है ना नेगेटिव, ये नेगेटिव फीडबैक देगा। अगर ये इनहिबिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा, हाइपोथैलेमस को कहेगा कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कम करो। इन टर्न जो है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH कम कर देगी। दिख रहा है, जब इनहिबिन जो है नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस को या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो LH को इनहिबिट कर देगा। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको बंद कर देगा, सिर्फ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही सिक्रीट होगा। लेकिन अपोजिट हम बात करें, अगर टेस्टोस्टेरोन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो गया, वो भी नेगेटिव फीडबैक करेगा। वो क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा कि FSH मत करो, सिर्फ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही सिक्रीट करो। तो ये आपने याद रखना है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल, ये इसके पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, नेक होती है, मिडल पीस होता है और टेल होती है। और उसकी पूरी, क्योंकि ये एक सिंगल सेल होता है, गैमीट जो है वो एक सिंगल सेल ही होता है। गैमीट एक सिंगल सेल होता है, चाहे वो फीमेल गैमीट हो चाहे वो मेल गैमीट हो, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता वो। और सेल भी वो हैप्लॉइड होता है। और मैं पिछले लेक्चर में बार बार ये बता चुकी हूँ कि कोई भी गैमीट जो है, गैमीट सेल जो है, उसको हम क्यों बोलते हैं हैप्लॉइड। तो एक सेल है तो एक सेल के ऊपर एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, एक ही उसकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म। अब हेड की बात करें, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके अंदर क्या होता है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और उसका जो उसके जो हेड का एंटीरियर पोर्शन होता है, वहाँ पे
एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्रोसोम का नाम तुम्हें लिया था, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हम फर्टिलाइजेशन में स्टडी करेंगे। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम फर्टिलाइजेशन के इवेंट में फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे स्पर्म की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। ये हेड है, मिडल पीस है और इसके बीच में ये छोटी सी नेक है और ये सारी टेल है। अब क्या है, हेड के अंदर न्यूक्लियस की बात की थी हमने, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की बात की थी जो यहाँ पे वाइट शो हो रहा है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो कंटिन्यूसली अरेंज होते हैं, जैसे एक के बाद एक के बाद एक, और स्पाइरल, जैसे ऐसे स्पाइरल शेप नहीं ले लेते हैं आप, ऐसे एक सेकेंड, स्पाइरल शेप में अरेंज होते हैं। और यही माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं इस टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। टेल जो है, ओवा तक पहुंचने के लिए टेल को एनर्जी चाहिए, वो ऐसे ही अपने आप तो स्विम करके जाएगा नहीं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही जो हैं, जो कि हमारी सेल के अंदर पावर हाउस होता है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन किया हुआ है, द मिडल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल that facilitate sperm motility essential for fertilization। ये बता चुकी हूँ। Manchet is thick layer of cytoplasm in the middle piece। अगर मैं मिडल पीस की बात करूँ तो ये मिडल पीस हो गया, इसके अंदर जो स्पाइरल अरेंजमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको तो हम बोलते हैं निबंकन शीथ, द स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो मेंशेट है, अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी तो होगा ना, ये तो स्पाइरल अरेंजमेंट है। इसके अंदर मिडल पीस के अंदर अपार्ट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म भी है। ये होगी इसकी स्पाइरल अरेंजमेंट। ये जो स्पेस है यहाँ पे हर जगह जो है साइटोप्लाज्म होगा, उस साइटोप्लाज्म को इन्होंने नेम किया है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ये कह रहे हैं कि एक बार ह्यूमन मेल जब इजैकुलेशन करता है, इजैकुलेट करता है, तो उस एक इजैकुलेशन में भी 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, अगर नॉर्मल सिचुएशन है तब भी। और उन स्पर्म्स में से जो 60% है, उन 200 to 300 मिलियन स्पर्म का जो 60% है वो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल शेप होती है, नॉर्मल साइज होती हैं। और जो अदर 40% है उनके पास विगरस मोटिलिटी होती है, यानी कि वो दूसरे 60% से जो कि नॉर्मल हैं ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, उनके पास ये लगा लो ज़्यादा एनर्जी होती है, उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं ज़्यादा अग्रेसिव यानी कि विगरस होती हैं। अब हम आ जाते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स पे, जो कि पार्ट था, याद है ना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट था। उसमें क्या क्या आता है, रेटेटेस्टीज, वासा फ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया, ये सब मेल एक्सेसरी डक्ट का पार्ट है। डक्ट क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली ट्यूब्स होती हैं जो कि टेस्टीज से लेके हमारे पीनस तक स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती हैं। दीज डक्ट्स स्टोर, एक बार जब टेस्टीज में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तो जब तक इजैकुलेशन नहीं होगा तब तक वो स्पर्म को स्टोर भी करती है और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट भी करती है फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड आवर बॉडी थ्रू इजैकुलेटरी डक्ट। जो पीनस के मिडल से इजैकुलेटरी डक्ट पास हो रही थी उसकी हेल्प से ये
हमारे स्पर्म्स को जो स्पर्म्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में उनको बाहर ट्रांसपोर्ट कर देती है। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू स्पेस अलोंग द इनर साइड ऑफ टेस्टीज, रेड टेस्टीज। जब मैंने आपको टेस्टीज का डायग्राम दिखाया था तो उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात की थी कि जो एक टेस्टीज है वो कंपार्टमेंटलाइज होती है। जैसे एक घर में कमरे होते हैं ना, वैसे ही उसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, जो कि एक ट्यूब ही है, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। तो जब वो बाहर निकलती हैं उन कंपार्टमेंट से, तो वो हर कंपार्टमेंट की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है जॉइन हो जाती है और एक नेटवर्क बनाती है जिसको हम रेड टेस्टीज बोलते हैं। अब रेड टेस्टीज से अराइज होती हैं अ नंबर ऑफ फाइन सिलिएटेड ट्यूब्यूल्स जिसको हम वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं, और वासा एफ्रेंशिया जो है वो ओपन होती है एपिडाइडमिस में। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि वासा एफ्रेंशिया एपिडाइडमिस से पहले आती है एंड वासा डिफरेंशिया एपिडाइडमिस के बाद आती है। डोंट वेरी, मैं डायग्राम में आपको दोबारा मेंशन करूँगी ये सब। देखें, पहले भी मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था जब मैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज बता रही थी कि क्या क्या लेयर्स होती हैं टेस्टीज की। उसमें मैंने ये बताया था, ये देख रहे हैं नेटवर्क। अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो देखो, हर एक कंपार्टमेंट से जो है एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बाहर निकलती है और सब जो हैं वो जॉइन होके एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसको हम रेड टेस्टीज बोलते हैं। अब इनसे बाहर निकल रही हैं ये ट्यूब्यूल्स जिनको हम वासा एफ्रेंशिया बोलेंगे। ये कोयल ट्यूब्यूल जो हमें दिख रही है इसको हम बोलेंगे एपिडाइडमिस, और इसके बाद जो ये ट्यूब है उसको हम बोलेंगे, ये वाली ट्यूब, उसको हम बोलेंगे वासा डिफरेंशिया। तो वासा एफ्रेंशिया पहले आती है एपिडाइडमिस के और वासा डिफरेंशिया बाद में आती है एपिडाइडमिस के। अब अगर मैं बात करूं, हमने कहा कि वासा एफ्रेंशिया जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एपिडाइडमिस में ओपन होती हैं, एपिडाइडमिस में वो स्टोर होती हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, द स्पर्मेटोजोआ कैन रिमेन अलाइव इन कोडा एपिडाइडमिस फॉर अप टू 1 मंथ। एपिडाइडमिस के पार्ट होते हैं, जो अपर पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है। जो लोअर पार्ट होता है एपिडाइडमिस का, जो कि ओपन होने ही वाला होता है वासा डिफरेंशिया में, उसको हम कोडा एपिडाइडमिस बोलते हैं। वहाँ पे हमारे जो स्पर्म हैं जिनको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं 1 मंथ तक अलाइव रह सकते हैं। अगर एक बार वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इजैकुलेट हो जाए तब वो सिर्फ 72 आवर्स के लिए ही सर्वाइव कर सकते हैं। एपिडाइडमिस के अंदर वो 1 मंथ तक सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो इजैकुलेट हो जाए स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वो 72 आवर्स तक ही सर्वाइव करेंगे। अब स्पर्म के पास जो मोटिलिटी होती है, जो टेल की हेल्प से वो स्विम करता है, वो उसको उस स्टोरेज का जो टाइम होता है ना एपिडाइडमिस में, तभी एक्वायर होती है। स्पर्म जो मोटिलिटी एक्वायर करता है वो एपिडाइडमिस में ही करता है। लेकिन अगर हम सीमन की बात करें, मेल जो सीमन इजैकुलेट करते हैं वो सिर्फ स्पर्म तो नहीं इजैकुलेट करते, वो सीमन इजैकुलेट करते हैं। सीमन वो फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म जो हैं एफिशिएंटली मूव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, और सीमन के अंदर फ्रक्टोज भी होता है। हालांकि हम सीमन के कंपोनेंट्स जो हैं वो बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि जो ये स्पर्मेटोजोआ थे वो तो टेस्टीज ने प्रोड्यूस कर दिए। तो अब ये जो सीमन फ्लूइड वाला पोर्शन आया है जिसके अंदर स्पर्म मिक्स होते हैं जब मेल की बॉडी से वो इजैकुलेट होता है, तो ये सीमन वाला पोर्शन कहाँ से जो है प्रोड्यूस हुआ, सिक्रीट हुआ, वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं जो बता रही हूँ वो ये कि जो ये फ्लूइड है, सीमन है, वो भी स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन
एक बार जब वो फीमेल की बॉडी में इजैकुलेट हो जाते हैं तब सीमेन उनकी कोई हेल्प नहीं करता, तब वो खुद स्पर्म मूव ऑन देयर ओन वंस इजैकुलेटेड, तब उनके पास जो एनर्जी स्टोर होती है उसी की हेल्प से वो मूव करते हैं। तो एपिडाइडमिस की थोड़ी सी डिटेल में बात करें, डायग्राम में तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। टेस्टिस प्लस एपिडाइडमिस को हम टेस्टिकल बोलते हैं। टेस्टिस प्लस एपिडाइडमिस को हम टेस्टिकल बोलते हैं। सिर्फ टेस्टिस को टेस्टिकल नहीं बोलते। कई बच्चे इस टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद इट इज़ साइट फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे वो 1 मंथ तक अलाइव रह सकते हैं, यहीं पे स्टोर होते हैं, यहीं पे वो मैच्योर होते हैं, यानी कि उनके पास जो स्विम करने की, मूवमेंट करने की एनर्जी होती है, मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी होती है, वो सब यहाँ पे वो मैच्योर होते हैं और यहीं पे वो सब कुछ सीखते हैं। द पैटर्न ऑफ मोटिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ मोटिलिटी चेंजेस फ्रॉम कैपुट टू कोडा एपिडाइडमिस। मैंने बताया आपको कि एपिडाइडमिस जो होती है, जैसे ये वासा फ्रंशिया हैं, यहाँ से ऐसे हमने एपिडाइडमिस पढ़ा। ये है कैपुट एपिडाइडमिस, ये है मिडल एपिडाइडमिस और ये है कोडा। स्टोर वो होते हैं कोडा में। तो ये कहते हैं स्पर्म की जो मोटिलिटी का पैटर्न है, जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है वो डिफरेंट होता है, और जब वो यहाँ पे पहुँच जाता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है उसकी मोटिलिटी, क्योंकि वो मैच्योर हो जाता है। अब एपिडाइडमिस से वो एंटर करता है वासा डिफरेंशिया में। ये एक 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि एपिडाइडमिस से निकल के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ascends along the posterior border of epididymis through the spermatic cord and then enters the pelvic cavity. There it loops over the ureter and passes over the side and down the posterior surface of urinary bladder. The dilated terminal portion of ductus deferens is the ampulla. It is the secondary storehouse for sperm. जब जो नसबंदी होती है ना मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में, उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। वो एक्चुअली जो कट लगाते हैं और सील करते हैं वो वासा डिफरेंशिया को करते हैं। इन्होंने क्या बोला हुआ है, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको दोबारा बताती हूँ। जो ये इन्होंने फर्स्ट लाइन मेंशन की हुई है कि एपिडाइडमिस के पोस्टीरियर साइड के अलोंग ये ऊपर जाती है, असेंड करती है और फिर पेल्विक कैविटी में एंटर कर लेती है, जहाँ पे ये यूरेटर के चारों तरफ लूप करती है। और इसका एक डायलेटेड पोर्शन होता है, एक पोर्शन होता है जहाँ से ये जैसे स्वोलन पोर्शन होता है ना, स्वेल हो जाता है, वो एम्पुला बोलते हैं हम उसको, और वो सेकेंडरी स्टोर हाउस है स्पर्म का। यानी कोडा एपिडाइडमिस के बाद यहाँ पे एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। ये देखिए डायग्राम में, जैसे ये जो सरफेस है इधर वाला, ये है एंटीरियर सरफेस ऑफ एपिडाइडमिस, और ये जो है वो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिडाइडमिस, और वासा डिफरेंशिया जो है इसी के अलोंग असेंड करती है, यानी ऊपर जाती है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वो तो बाहर है बॉडी के, स्क्रोटम बाहर होता है ना मेल की बॉडी के, और ये हम बात भी कर चुके हैं कि वो क्यों होता है। तो अब इसको वापस बॉडी की पेल्विक कैविटी में एंटर करना है, जहाँ पे ये यूरेटर की तरफ जाती है। ये देखें अब इस डायग्राम में, ये मैंने क्या बोला था कि वो यूरेटर की लूप करती हैं, यूरेटर के ऊपर लूप करती हैं। तो ये देखो, ये ऐसे दिखाया हुआ है, इधर 2 टेस्टीज है, यानी 2 वासा डिफरेंशिया है, एक इधर से आ रही है ना। और ये फाइनली जो है इजैकुलेटरी डक्ट, जो एक कॉमन डक्ट है, वहाँ पे ये दोनों जो हैं यहाँ से, और ये वाली ये जो है यहाँ से, उसमें ओपन हो जाती है। लेकिन उससे पहले ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखो स्वोलन है, ये स्वोलन है ना। इसको हम बोलते हैं एम्पुला,
जो कि सेकेंडरी स्टोर हाउस है स्पर्म्स के लिए। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, ये जो है पीनस के मिडल से पास होके इसी की हेल्प से जो है यूरिन भी पास आउट होता है, क्योंकि ये यूरिनरी डक्ट से भी अटैच होती है, और इसी की हेल्प से सीमन जो है, जो कि अभी एम्पुला में स्टोर है, वो पास आउट होते हैं। अब जो वासा डिफरेंशिया यानी डक्टस डिफरेंस की मिडल लेयर होती है मस्कुलरिस, वो 3 लेयर्स की बनी होती है। स्मूथ मसल्स, इनर एंड आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होती है, और मिडल जो होती है वो सर्कुलर की होती है। स्मूथ हम क्यों बोलते हैं ये आपको पता होगा। स्ट्रेटिफाइड मसल्स कौन सी होती हैं और स्मूथ मसल्स कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं मस्कुलरिस की बात क्यों कर रही हूँ, इसकी लेयर्स की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस मस्कुलरिस लेयर्स की वजह से इसके अंदर डक्टस डेफरेंस के अंदर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। जैसे हमारी फूड पाइप में होते हैं, जब हमें खाना निगलना होता है, जब हमें उसको फूड जो है हमारी बक्कल कैविटी से लेके जो है स्टमक तक ले जाना होता है, तो उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ऐसे ही जो डक्टस डेफरेंस है उसके अंदर भी उसकी जो मस्कुलर कोट है, उसकी जो मस्कुलरिस है, उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो जब मेल जो है, ह्यूमन मेल सेक्सुअली एक्टिव होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, तो ये स्पर्म को जो हैं कन्वे करती हैं, कन्वे स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम एपिडाइडमिस, जहाँ पे वो स्टोर थे, टूवर्ड द यूरेथ्रा बाय पेरिस्टाल्टिक contractions. Any stored sperm that are not ejaculated by that time are eventually reabsorbed. जितने भी स्पर्म स्टोर थे, अगर वो इजैकुलेट नहीं हो पाए उस टाइम पे, तो वापस जो है उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। They are formed by union of ducts from vasa deferens and ducts of accessory gland. ये तो हमने डायग्राम में देख लिया था कि जो 2 वासा डेफरेंस हैं वो कंबाइन करके एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाती हैं। लेकिन एसेसरी ग्लैंड्स, जो कि अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ी, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है सेमिनल वेसिकल्स, और भी हैं, उनकी डक्ट भी ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में। और जैसे वासा डिफरेंस थी, वैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट की भी जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं टू क्विकली कंडक्ट द इजैकुलेट थ्रू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का क्या मतलब है? सेम डक्ट है जिससे यूरिन भी पास होता है। जेनाइटल का मतलब है सीमन, जिसके अंदर स्पर्म होते हैं वो भी वहीं से पास होता है। तो इसकी वॉल मस्कुलर होती है ताकि ये आसानी से इजैकुलेट को कंडक्ट कर सके आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेल ह्यूमन। अब फाइनल जो ऑर्गन है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो है पीनिस। पीनिस मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है, यूज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और मेटिंग। पीनिस जो है सीमन को मेल की बॉडी से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और यू कैन से मेटिंग। पीनिस कंटेन्स 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है इरेक्टाइल टिश्यू का, ये क्यों हमने यूज़ किया? जो सेक्सुअल अराउजल के टाइम पीनिस जो है वो बिल्कुल इरेक्ट शेप ले लेता है। नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल कंडीशंस, उसके अंदर वो इरेक्ट शेप में नहीं होता। तो ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू हैं जो उसकी उस इरेक्ट शेप को मेंटेन करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, जिनका नाम है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये हम डायग्राम में भी देखेंगे। एक वर्ड पहले हम देख ले, सर्कमसीजन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोर्स स्किन। जो पीनिस का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर यहाँ पे एक लूज स्किन होती है जिसको फोर्स स्किन बोलते हैं, उसका सर्जिकल रिमूवल होता है मुस्लिम्स में।
मुस्लिम्स में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो ये पीनस का फोस्किन होता है उसको वो ब्लेड से कट करके या किसी भी तरह रिमूव करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्कमसीजन। ये डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पे पीनस का। जो ये मिडल है, ये वाला ये मिडल, दिस इज कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। और ये जो आउटर पेरिफ्री पे टिश्यू है ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और इसके मिडल में जहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा या फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जिसकी ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ बॉडी। और यहाँ पे मैंने बोला था जो स्किन है, जिसको मैंने फोस्किन बोला था, और सर्कमसीजन इसी के रिमूवल को हम कहते हैं। यहाँ पे एक और डायग्राम दिखाया हुआ है पीनस का। ये देखें, ये जो है ये कौन सा है, कौन सा टिश्यू है, ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो ओपनिंग है यूरेथ्रा, इसके चारों तरफ ये वाला जो टिश्यू है वो है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। यहाँ पे देखें टीएस दिखाया हुआ है। ये सब तो जो है ब्लड वेसल्स हैं। ये जो दो दिखाए हुए थे यहाँ पे, ये और ये, वो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा फ्रॉम ट्रांसवर्स सेक्शन। और ये जो मिडल दिखाया हुआ था, ये जो कि यहाँ पे है, जो कि है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। याद रखना है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा कोपस स्पोंजियोसम इम्पोर्टेंट है। जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है, जिसको हम यूरेटर भी बोलते हैं, वो कॉर्पस स्पोंजियोसम से पास होती है। बोथ यूरिन और सीमन जो हैं वो इसी से पास होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, कॉलम क्यों बोल रहे हैं, 3 देखे ना हमने, 2 तो कॉर्पोरा कॉर्पस कैवर्नोसा के, और एक हमने देखा कॉलम कॉर्पस स्पोंजियोसम का, इसलिए 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इन द पेनिस filled with blood and becomes swollen। जब भी सेक्सुअली एक्टिव होता है मेल, तो ये जो टिश्यू है इनके जो इनको ब्लड वेसल्स कवर करती हैं वो ब्लड से फिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इरेक्ट हो जाता है पेनिस। द एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, इट इज़ अ सेंसिटिव पोर्शन एंड कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड foreskin। ग्लैंस पेनिस कंटेन एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। जैसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है उसको एनस बोलते हैं, जो फीकस पास आउट होता है उसको एनस बोलते हैं। ऐसे जो यूरेटर की ओपनिंग है उसको हम यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं। सो नाउ बच्चों, मुझे आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेमिनल वेसिकल्स और भी जितनी एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का पार्ट है, उनको कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।